नमस्कार। रोहित हेयर। आज जो हम लोग लगातार आपको बोल रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री वाला आप जो निखिल जी चला रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आप उसके वीडियोस को करते जाइए, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है मेरे दोस्त। अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा बीपीएससी में, और बिहार स्पेशल को आपको करना पड़ेगा और साइंस को करना पड़ेगा। ये 3-4 एरिया को अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया तो आपका सिलेक्शन तय माना जाएगा। जो निखिल सर आपको करा रहे हैं वो 95% जो कंटेंट है वो अपने वीडियो में करा रहे हैं, और हम लोग इस स्ट्रैटेजी के तहत 5% कंटेंट को नहीं डाल रहे हैं। ये जो 95% कंटेंट है, आप जितना भी पढ़ना है, जहाँ भी पढ़ना है आप पढ़ लीजिए। इसकी तुलना में वो सारे कंटेंट फीका पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आत्म प्रवंचना कर रहे हैं, हम लोग इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप इसको आजमा लीजिए। ये जो 5% क्वेश्चन को हम लोग इसलिए बचा के रखते हैं क्योंकि ये आपको हम लोग टेस्ट में देंगे। देखिए, यहाँ से हम आपको कॉन्सेप्ट बनवाएंगे, ठीक है, और इस टेस्ट के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करवाएंगे। देखिए, अगर आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे ना, तो अगर खूब तेज तलवार है और अगर आप उसको लगातार पजाएंगे नहीं ना, तो वो बेकार हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो से किया जाएगा, कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना टेस्ट के थ्रू हम लोग आपको सिखाएंगे, और इस तरह से आपको 100% कर देंगे। और विश्वास मानिए, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चवन्नी भर का सवाल आपको लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। अगर इस 5% को भी अगर हम वीडियो में डाल देंगे तो वो पूरा स्पून फीडिंग हो जाएगा और वो आपका कोई काम का नहीं होगा, वो गार्बेज और डस्टबिन में चला जाएगा नॉलेज। ये स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और यही स्ट्रैटेजी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, अमृत कलश है ये, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया होगा, अब इसको आप अप्लाई करिए। डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों आपको देंगे अगर कठिन क्वेश्चन पूछ देगा तब। और याद रखिए, बीपीएससी जब भी री एग्जाम लिया है वो इतना कठिन क्वेश्चन पूछा है कि त्राहिमाम मचा दिया है। तो आपका अगर बीपीएससी का ये लेवल होता है तो मार्केट में जो क्वेश्चन है वो इस लेवल पे है। हम भी क्वेश्चन को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन फ्रेश क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे ताज़ा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हम लोग क्वेश्चन का लेवल यहाँ रखेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि अगर बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड बूस्ट करता है तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं दे शुड बी इन पोजीशन टू आंसर देम एंड दे शुड कम विद द फ्लाइंग कलर्स। देखिए, दूसरे के लिए आप भीड़ हो सकते हैं, आप 68वीं की तैयारी कर सकते हैं, हमारे लिए आपका महत्व हम समझते हैं कि आपका 1 साल आपके सपनों को टूटने के बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूअसली इस लेवल पे रहेगा, बीपीएससी हमेशा इस लेवल पर रहेगा, इस चीज़ को तैयार रहिएगा। दूसरी बात, किस तरह के प्रश्न आप अटेम्प्ट लेंगे। देखो, गार्बेज प्रश्न तो दुनिया भर का मार्केट में अवेलेबल है, दुनिया भर का किताब है, वहाँ से उठा लो। कुछ लोग को आप देखिएगा कि बोलते हैं हम 35 टेस्ट लगाए हैं यूपीएससी में, फिर भी पीटी नहीं हो रहा है। 50 टेस्ट लगा लो, नहीं होगा। देखिए, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। केवल आपके पास फैक्ट रहेगा, कोई कोरिलेशन नहीं रहेगा, कोई समझ नहीं रहेगा, और आप हार जाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप टोटल 10 ही टेस्ट पेपर लगाइए, पर इतने क्वालिटी क्वेश्चंस लगाइए कि मतलब मज़ा आ जाए, आपके पास पूरे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाएं। कोशिश हम लोग का वही रहेगा। अब देखिए, हम लोग क्वेश्चंस क्यों फ्रेम किए हैं। अब ये अनर्गल क्वेश्चंस रहेंगे तो आप तो समझ जाएंगे, गार्बेज क्राउड तो आप है नहीं। अब देखिए, हम लोगों ने क्वेश्चंस क्यों फ्रेम किया है। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन में आपको स्क्रीनशॉट लगा के हम लोग समझाए हैं कि हम लोगों ने ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया है। बाकी क्वेश्चंस में लगाने में बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बड़ा मेहनत वाला काम है दोस्त, ठीक है। अब देखिए, ये क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि 67वीं बीपीएससी में आप देखिए इस पर क्वेश्चन पूछा गया है बहिष्कृत भारत के बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ से थीम को उठाया है और क्वेश्चन को सीट किया है। दूसरा बात, हमने परमानेंट सेटलमेंट के बारे में इसलिए पूछा है क्योंकि हम एनालिसिस करके देखते हैं कि जो अभी 67th बीपीएससी हो रहा है और जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ है, बीपीएससी लगातार रैयतवाड़ी सिस्टम पर, महलवाड़ी सिस्टम पर, परमानेंट सेटलमेंट पर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये चीज़ को आपका हम फुल प्रूफ कर दें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्त। दुनिया भर का अनर्गल क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इन चीज़ों को फुल प्रूफ करते चलेंगे और इसी तरह से सारे क्वेश्चंस उन्हीं थीम पर बेस्ड हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहुत लोग इसमें मार देंगे भीमराव अंबेडकर, पर यह गलत है मेरे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर है चीमनलाल सेटलवाड। अब देखिए, बहिष्कृत
मतलब नाम है अनटचेबल्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों के लिए ये सभा बनाते हैं। कौन बनाते हैं? भीमराव अंबेडकर बनाते हैं। पर इसके पहले प्रेसिडेंट किसको बनाते हैं? चिमनलाल सेटलवाड को बनाते हैं। ये कब बनाते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा? ये 1924 में बनाते हैं। कहाँ पर बनेगा? बॉम्बे में बनेगा। ठीक है। और डिप्रेस्ड क्लास को उत्थान के लिए काम करेगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा। और ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, इसका जो स्लोगन है वो रहेगा एडुकेट, मतलब आप उनको एडुकेट करिए। जब एडुकेट करेंगे तो क्या होंगे? वो ऑर्गेनाइज होंगे। किसके लिए? अपने अधिकारों के लिए ऑर्गेनाइज होंगे। जब ऑर्गेनाइज होंगे तो वो विद्रोह करेंगे अपने हक के लिए, अपने ज़रूरत के लिए, अपने जो अनटचेबल्स हैं। तो उनका स्लोगन था एडुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। यहाँ पर आपको बताते चले कि 1937 में चुनाव होता है। जब 1937 का चुनाव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत होता है, जिसके तहत बिहार में भी सरकार बनती है, जिसका सिर्फ पहले बनेंगे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस बनेंगे, 3 महीने बाद श्री कृष्ण सिंह बन जाएंगे। 1937 में जो चुनाव होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर एक पार्टी से बनाकर चुनाव लड़ते हैं। उसका नाम होता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी है गरीब में, दलित में इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना अपना वर्चस्व जमा लेता है कि 11 विधायक चुन के आते हैं और मुख्य अपोजिशन दल बन जाता है महाराष्ट्र में। इतने लोगों को वो ऑर्गेनाइज कर चुके होते हैं गरीब में, अनटचेबल्स में। दूसरी बात, भीमराव अंबेडकर के बारे में 2 चीज़ और याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था मूक नायक। भीमराव अंबेडकर के बारे में ये भी याद रखना है कि जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं और जो गरीब हैं, अनटचेबल्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, डिप्रेस्ड क्लास हैं, उनकी आवाज़ और उनका नेतृत्व प्रदान करते हैं। मूक नायक निकालते हैं 1920 के आसपास। और इनकी एक और है पत्रिका बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो पत्रिका निकालते हैं 1927 में निकालते हैं। तो इतना हम लोग को इस वीडियो से, मतलब इस क्वेश्चन से इतना ही। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ज्योतिबा फुले, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आप ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो इतने बड़े नाम हैं कि ज्योतिबा फुले की 2 रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये किस कम्युनिटी से आते हैं? माली कम्युनिटी से आते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। माली एक मतलब अनटचेबल क्लास ही है। और ये एक समाज बनाएंगे, उसका नाम है सत्य शोधक समाज, जो गरीब गुरबा की बात करेगा, अनटचेबल्स के राइट की बात करेगा। इनकी 2 रचनाएं बहुत फेमस हैं ज्योतिबा फुले की। एक है गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी है। अब हिंदी में हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हर्षिकार होगा कि दीर्घिकार, तो गुलामगिरी है। और दूसरा जो इनका है सार्वजनिक, ठीक है, सत्य धर्म पुस्तक। ये दोनों रचना जो है सत्य धर्म पुस्तक, ये दोनों जो रचना है ज्योतिबा फुले की रचना है। आपको एक चीज़ बता दें कि जो ज्योतिबा फुले हैं ना, ये क्या होते हैं कि उस समय एक बहुत बड़े ऑथर चल रहे हैं, उनका नाम है थॉमस पेन। आप अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। थॉमस पेन एक चीज़ लिखते हैं, मतलब एक थ्योरी प्रोपाउंड करते हैं, राइट ऑफ मैन। उनका कहना है कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ एलियनेबल राइट्स हैं। आइदर ही इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी जाति धर्म का है, उसके पास बराबर राइट हैं, ठीक है। तो वो राइट ऑफ मैन से इतने प्रभावित होते हैं, बोलते हैं कि हर जात का आदमी, हर धर्म का आदमी बराबर पेडिस्टल पर खड़ा है। आप किसी को अनटचेबल ट्रीट करते हैं तो उसका ह्यूमैनिटी और मानवता से विश्वास उठता है, और एक मानवता और एक धर्म, एक जात, एक मजहब की बात करना स्टार्ट करते हैं। और ज्योतिबा फुले इस तरह से डिप्रेस्ड क्लास का नेतृत्व प्रदान करते हैं और डिप्रेस्ड क्लास की बात को रखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम लोग बहुत चीज़ सीख ली है ना। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द परमानेंट सेटलमेंट। आपको बताते चले कि परमानेंट सेटलमेंट कब आता है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आता है। कौन लेके आएंगे? कर्नवालिस लेके आएंगे। कर्नवालिस जो लंदन में है ना, वो जमींदार परिवार के हैं। जमींदार परिवार के हैं तो उनके दिमाग में होता है कि इसको परमानेंट सेटलमेंट को जमींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं दोस्त, है ना, इसको जमींदारी सेटलमेंट बोलते हैं।
तो इनके दिमाग में ये हुआ कि जो यहाँ पे जो ज़मीन का ऑनर है वो एक स्ट्रोक ऑफ पेन से सारा जो है ज़मींदारों को ज़मीन का ऑनर बना देते हैं, ठीक है। और जब ज़मींदारों को ऑनर बनाएंगे तो ये जो व्यवस्था हो जाएगा ये खानदानी हो जाएगा, हेरिडेटरी हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से क्या करते हैं कर्नवालिस ये करते हैं कि जो ज़मीन रैयत का था, जो गरीब गुरबा फार्मर का था, वहाँ से खींच के ज़मीन का ऑनर किसको बना दे रहे हैं, ज़मींदार को बना दे रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि सनसेट लॉ इसको कहते हैं, सारा वीडियो में बताया हुआ है, इससे बहुत डिटेल में इसको नहीं जा रहे हैं, निखिल जी ने बता रखा है। इसको आप सनसेट लॉ बोलते हैं। एक टाइम तय कर दिया जाता है, उस टाइम के तहत अगर आपने रेवेन्यू नहीं दिया तो आपका ज़मीन को ले लिया जाएगा और वो ज़मीन सरकार का हो जाएगा, ब्रिटिश हुकूमत की, ब्रिटानिया हुकूमत की हो जाएगी, ज़मींदार का हो जाएगा। कितने पर, तो इसके बारे में आप वीडियो देख लीजिएगा। कितने पार्ट में एप्लीकेबल था? 19% में परमानेंट सेटलमेंट था, 51% में क्या था, रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो 51 और 19 जोड़ को बाकी घटा दीजिए तो महलवाड़ी सिस्टम था। इट मेड द फार्मर क्लास लॉयल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तो स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इट मेड द फार्मर क्लास अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट मेड अ स्पेशल क्लास एंड दैट क्लास इज कॉल्ड एज द जमींदार क्लास। और याद रखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह होता है तो यही जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक कवच की तरह काम करते हैं, एक कुंडल की तरह काम करते हैं और रिवोल्ट को दबाने में हेल्प करेंगे। तो इट मेड अ फार्मर क्लास लॉयल, इट मेड द फार्मर क्लास एजिटेटेड अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मेड द जमींदार क्लास which became a loyal to the East India Company. It was prevalent in the Bihar and Odisha. Very true. रैयत वाली सिस्टम was prevalent in which part? रैयत वाली जो सिस्टम है, पहले स्टार्ट कहाँ होता है रैयत वाली सिस्टम? मद्रास में होता है, फिर बाद में बॉम्बे वगैरह में चलता है। तो ठीक है, तो इट was prevalent in बिहार एंड उड़ीसा। ट्रू। तो याद रखना है कि अपने बिहार में कौन सा सेटलमेंट था? जमींदारी सिस्टम था। अभी भी आप देखते होंगे बिहार में लोग बोलता है बहुत गर्व से कि हम जमींदार हैं, 100 बीघा के मालिक हैं। तो सब जो जमींदार है ना वो सब अंग्रेज का आदमी है, ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड बाई थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। बिल्कुल गलत। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड जो हैं ये रैयतवाड़ी सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर आपको बताते चले, अब तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, परमानेंट सेटलमेंट को कौन लीड कर रहा है? कर्नवालिस लेकर आता है। रैयतवाड़ी सिस्टम को अलेक्जेंडर रीड लेके आए और थॉमस मुनरो लेकर आते हैं। अब होता है महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम जो है वो लेकर आएगा मैकेंजी एंड मर्टिन बर्ड। कभी जब भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, मैकेंजी और मर्टिन्स बर्ड, है ना, हो गया ख़त्म। और बाकी पढ़ना है तो निखिल जी वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको मिल ही जाएगा। कोलिन कैंपबेल वाज सप्रेसिंग द रिवोल्ट एट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। कोलिन कैंपबेल कहाँ दबा रहा था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कोलिन कैंपबेल दबा कैसे, कौन कौन कहाँ दबा रहा था। अगर आप देखेंगे कि जो रिवोल्ट एक तो दिल्ली में होगा, जो दिल्ली में रिवोल्ट हो रहा है इसको कौन लीड कर रहा है? बहादुर शाह जफर लीड कर रहे हैं और बख्त खान लीड कर रहे हैं। आप जब मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड नागरिक के रूप में ट्रीट करते हैं तो उसको अपना इतिहास याद आता है, बोलता है कि हम आपसे कब कम लड़े हैं। और जब उसको सेकंड ग्रेड नागरिक के रूप में ट्रीट करते हैं तो वो रिवोल्ट करता है। वो शाहीन बाग में बैठेगा या कहीं भी बैठेगा, उसको पूरा अधिकार है, क्योंकि किसी भी इतिहास के पन्ना में आप देखेंगे वो कभी आपसे कम नहीं लड़ा है। आज आप मुसलमानों के खिलाफ करेंगे, कल क्रिश्चियन के खिलाफ करेंगे, कल हिंदू में डिप्रेस्ड क्लास के खिलाफ करेंगे, कल फॉरवर्ड बैकवर्ड को दबाएगा, है ना। हर आदमी जो है ना बराबर का इस जमहूरियत में बराबर का अधिकार रखता है। आइदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, है ना, बराबर का अक़लियत है, बराबर का हिस्सेदार है, बराबर का भागीदार है। आप कोई भी कानून से उसको नीचे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका इतिहास गौरवशाली है, क्योंकि इस भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उसके भी पूर्वज इतने ही बहादुरी से लड़े हैं जितने आपके पूर्वज लड़े हैं, है ना। तो दिल्ली जो है बहादुर शाह जफर और बख्त खान लीड कर रहे हैं। लखनऊ में कौन लीड कर रहा है? लखनऊ में लीड कर रही हैं बेगम हजरत महल और बर्जिस कादिर, ठीक है, बर्जिस कादिर लीड कर रहे हैं। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे और नाना साहेब लीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि नाना साहेब किसके लिए लीड कर रहे हैं? ये अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्यों बताए हैं आगे बताएंगे आपको। बरेली में कौन लीड कर रहा है? जो बरेली है, आरा में बाबू कुंवर सिंह, बरेली में बहादुर खान लीड कर रहे हैं, ठीक है। बरेली में बहादुर खान लीड कर रहे हैं। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला लीड कर रहे हैं, ठीक है। असम में कौन लीड कर रहे हैं?
आगे आएगा आसाम वाला तो आपको वहाँ पे भी बता देंगे, ठीक है। देखो दिल्ली में जो लोग बदलता है कि नाम बदलो, अकबर रोड, हुमायूं रोड का नाम बदलो, अरे बदलना है तो इस सब का नाम बदलो। दिल्ली में अगर आप मुखर्जी नगर के पास आइए तो हडसन लेन है, बदलो इसका नाम, निकोलसन लेन है, बदलो नाम। ये सब हडसन और निकोलसन जो है दिल्ली में इस आंदोलन को दबा रहा था। बिहार में कौन दबा रहा है? टेलर दबा रहा है, आपको पुराने वाले वीडियो बिहार स्पेशल में हमने बता रखा है। लखनऊ और कानपुर में कोलिन कैंपबेल दबा रहा है, दोनों जगह दबा रहा है, दोनों अड़ोस पड़ोस में है और दोनों जगह को दबा रहा है। झांसी में कौन दबा रहा है? रोज दबा रहा है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि ये सब कौन दबा रहा है, ये भी पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और बिहार में तो अपना टेलरवा दबा रहा है, टेलर नहीं दबा रहा है, टेलरवा दबा रहा है ना। चलिए, शाहमल वाज अ फ्रीडम फाइटर हु वाज लीडिंग द फार्मर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट इन द वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर आप हमसे प्रिसाइज लोकेशन पूछे कि प्रिसाइज लोकेशन बताओ साहब इसका, तो बागपत में किसानों को ये बागपत में लीड कर रहे थे, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आता है। और अभी इसके सांसद कौन है बताइए? जो आईपीएस हैं, जो चौधरी अजीत सिंह वगैरह के जो परिवार, जो बागपत वाला रीजन जो था उसको हराते हैं। तो बागपत में भाजपा का ही है जो आईपीएस रहे हैं, जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, ठीक है। तो वो वहाँ के सांसद हैं। और बागपत वाला जो रीजन है पूरा चौधरी अजीत सिंह वाला जो है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, उसका बड़ा वहाँ पे वर्चस्व है। और अभी जो आप राकेश टिकैत वगैरह देखते हैं, ये सब फार्मर नेता हैं। तो वेस्टर्न यूपी में 1857 के समय जो लीड कर रहे हैं वो हैं शाहमल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो जाएगा बागपत। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है दोस्त। Which among the following steps ameliorated the position of women in the society? बिल्कुल, सती को आप खत्म जब करेंगे तो महिलाओं का स्थिति को आप क्या कर रहे हैं? मजबूत कर रहे हैं। जब विडो रिमैरिज एक्ट लेकर आएंगे तो आप महिलाओं की स्थिति को क्या कर रहे हैं? बेहतर कर रहे हैं। ऊट्स डिस्पैच एजुकेशन से रिलेटेड है, निखिल जी का जाकर वीडियो देखिए, हमने वहां से क्वेश्चन को उठाया है। ये भी कब आता है ऊट्स डिस्पैच? ऊट्स डिस्पैच आपको 1854 में आ रहा है। ऊट्स डिस्पैच में होता क्या है? ऊट्स डिस्पैच में ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इट इज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ। तो ये क्या कहता है कि देखिए, एक होता है प्राइमरी शिक्षा और एक होता है हायर एजुकेशन। इनका कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है आप उसको रीजनल लैंग्वेज में दीजिए, अगर हम लोग हैं तो भोजपुरी में दीजिए, मगही में दीजिए, सॉरी। हायर एजुकेशन जो है यहाँ पर इंग्लिश लेकर आइए, ठीक है। लंदन विश्वविद्यालय की तरह, लंदन यूनिवर्सिटी की तरह बॉम्बे में यूनिवर्सिटी बनाइए, मद्रास में बनाइए और कलकत्ता में बनाइए। आप महिलाओं के एजुकेशन को, जो फीमेल एजुकेशन है, इसको हर लेवल पर बढ़ावा दीजिए। जब आप फीमेल एजुकेशन की बढ़ावा की बात करते हैं तो आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? महिलाओं की स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 1 2 3 हो जाएगा। अब बताइए, जो एबोलिशन ऑफ सती का जब जिक्र आपसे आएगा तो सती को कौन बैन करता है? राजा राम मोहन राय इसमें पायनियर रोल प्ले करेंगे। और इसमें एक बड़ा, बहुत बड़ा नाम है जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो हैं विलियम बेंटिक। ये बैन करेंगे 1829 में। हमारा कहना है कि जब भी विडो रिमैरिज एक्ट आएगा, आप याद रखिए, एक एमसीक्यू में अमरेश जी ने बता रखा है कि जब भी विडो रिमैरिज एक्ट रहे और ऑप्शन में कुछ भी नहीं रहे और आपको नहीं पता है तो आप चले जाएं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पास। ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिला विवाह, जो पुनर्विवाह है, उस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। और इनकी एक किताब है, उसका नाम है बहु मतलब अनेक, बहु विवाह इनकी एक किताब है। दूसरी बात है, इनके प्रयास से डलहौजी ने विडो रीमैरिज एक्ट को पास किया 1856 में। तो विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड ड्यू टू द कंसिस्टेंट एंड लगातार इफर्ट ऑफ द ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ही कन्विंस्ड डलहौजी टू पास द विडो रीमैरिज एक्ट इन 1856। और ये बहुत ही लिटरेरी पर्सन हैं। और इनकी एक और रचना है जो ग्रामर्स और वॉवेल्स के लिए है, वर्ण परिचय किताब लिखते हैं। वर्ण आप समझ रहे हैं, मनोहर पोथी बहुत कम लोग पढ़ा होगा, पर वर्ण परिचय जो है ये लिखते हैं। तो बहुविवाह वर्ण परिचय इनका है, ठीक है। विच, अरे यार अभी तक 6 ही क्वेश्चन हुआ है, फास्ट अप थोड़ा करते हैं ना। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? चलिए, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेयर इन्वॉल्व एक्सेप्ट द एजुकेटेड मिडिल क्लास। बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट है। अभी भी आप लोग देखिए, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम को अगाध प्रेम रहता है, ठीक है।
और हिंदी मीडियम को केवल, और उनके प्रति भी हम लोग का बहुत प्रेम होता है। हम लोग बहुत ही, हिंदी मीडियम वाला बहुत ही सेल्फलेस आदमी होता है सर। हम खुद अंग्रेजी मीडियम के हैं दोस्त, ठीक है, तो हमको पता है कि अंग्रेजी मीडियम बड़ा श्रूड होता है, बड़ा तेज होता है, बड़ा धूर्त होता है ना, तो उसको भावना कम रहता है। हिंदी मीडियम के पास भावना बहुत रहेगा। अगर हिंदी मीडियम के लिए अगर मास्टर ने पसीना दे दिया ना तो वो खून देने के लिए तैयार रहता है। तो वी हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द हिंदी मीडियम। और हमको पता है, हम लोग सब अंग्रेजी मीडियम वाले, हम लोग बड़ा धूर्त होते हैं, हम लोग बहुत मेटेरियलिस्टिक टर्म रखते हैं। आपसे जब तक काम है मास्टर से, तब तक तो सर जैसे काम निकला लात मारो, है ना। तो हिंदी मीडियम में ये चीज़ एब्सेंट है, ठीक है। वो अभी भी गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो करता है, और हम लोग भी उसी आइडियोलॉजी के हैं दोस्त, है ना। तो हिंदी मीडियम के प्रति प्रेम और आस्था बना रहेगा, ठीक है। तो देखिए, जब आदमी एजुकेटेड मिडिल क्लास हो गया तो 57 के रिवोल्ट को नहीं करता है, बोलता है कि अंग्रेज का दुश्मन कौन बनेगा। तो ये क्लास सपोर्ट नहीं करता है 1857 को, ठीक है। लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट वेयर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज। अब आप देखिए, हमने आपको क्या बताया, झांसी की रानी किसके लिए लड़ रही हैं, अपना टेरिटरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। नाना साहब जो लड़ रहे हैं कानपुर में, वो किसके लिए लड़ रहे हैं, वो पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है, लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए था, देश की स्वतंत्रता, देश की आज़ादी। इंस्टीड ऑफ फाइटिंग फॉर अ कॉमन नेशनल कॉज, दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज। जब हर चीज़ आदमी अपने अपने कॉज के लिए फाइट करेगा तो यार उसमें कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं रहेगा, कोई ताकत नहीं रहेगा जो उसको ड्राइव दे सके। तो ये इंपॉर्टेंट कारण रहा है। मेजोरिटी ऑफ द सिपाही वेयर फ्रॉम द गोरखा एंड द सिख रेजिमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए, उस समय तुरंत अवध को एनेक्स किया गया था, और जब अवध को एनेक्स किया गया था तो बहुत लोग बेरोजगार हो गए जो अवध की सेना में थे। तो मोस्ट ऑफ द आर्मी वेयर फ्रॉम द अवध। ये जो गोरखा और सिख रेजिमेंट है, इनके माथे पर कलंक है, साथ में बॉम्बे को भी माथे पर कलंक है, ठीक है। अपना बिहार तो ओपन रिबेलियन में था, बिहार, उत्तर प्रदेश, हम लोग तो खूब लड़े हैं 57 की क्रांति में, नेतृत्व प्रदान हम लोग किए हैं। तो बॉम्बे, मद्रास, ये जो दोनों बटालियन है, गोरखा, सिख, ये क्या कर रहा था, 1857 के खिलाफ जब हम लोग लड़ रहे थे तो हम लोग को दबा रहा था, हम लोग को कुचल रहा था, अंग्रेजों के साथ था, ठीक है। मनीराम दीवान वाज स्पीयर हीडिंग द रिवोल्ट ऑफ असम। ये क्वेश्चन इसलिए पूछे हैं कि हम लोग हर चीज़ के लिए तैयार रहे हैं ना। बाकी तो हम लोग को पता है, अहमद बरेली, फैजाबाद, ये सब पता है। देखिए, असम में मनीराम दीवान बोरा इनका नाम है, और यहाँ पर एक और बड़ा नाम है, किसके साथ, कंडपरेश्वर सिंह, ठीक है, कंडपरेश्वर सिंह। तो मनीराम दीवान प्लस कंडपरेश्वर सिंह 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे असम में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डिसइंटीग्रेशन एंड द कमिंग ऑफ द 3 प्रोविंसेज। अवध, देखो ये क्वेश्चन हम बहुत अपने प्रिय आदमी के लिए फ्रेम किए। मेरा अगर प्रिय आदमी, आप पूछेंगे कि आपका प्रिय मुगल रूलर कौन है, तो मेरा प्रिय मुगल रूलर है मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। एकदम बेहतरीन आदमी है, एकदम मस्त टाइप का आदमी है। अरे भाई एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ, कैंसिल, ठीक है। मेरा प्रिय आदमी है मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला को प्रशासन चलाने में कोई मतलब नहीं है, भाई रंगीन आदमी है। जब रंगीन आदमी है तो भाई कथक का एकदम ट्रेंड डांसर है, कथक करेगा, गाना सुनेगा, दारू पिएगा, उस तरह का एकदम आदमी है, मस्त रहेगा, समाज चले, प्रशासन चले, उससे कोई मतलब नहीं है। तो मोहम्मद शाह रंगीला, देखिए मुगल एम्पायर कब कमज़ोर हो जाता है, औरंगजेब के बाद जितने रूलर्स आएंगे वो कमज़ोर होते जाएंगे। जब रूलर कमज़ोर हो जाएगा, जब केंद्र में बैठा आदमी कमज़ोर हो जाएगा, जैसे अभी मोदी जी हैं, किसी का हिम्मत है शिवराज सिंह चौहान कुछ बोल देंगे, योगी बोल देंगे, हिम्मत है, नहीं बोल सकते हैं, औकात नहीं है बोलने का। पर अभी आप दिल्ली में इंडियन नेशनल कांग्रेस का देखिए, उधर अशोक गहलोत टाँय टाँय करेंगे, इधर से जो छत्तीसगढ़ वाले भूपेश सिंह बघेल हैं, ये विरोध कर सकते हैं, पर मोदी जी के सामने किसी मुख्यमंत्री की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है भाजपा वाला का कि कुछ बोल सके। क्यों? सेंटर स्ट्रांग है। यहां पर सेंटर क्या है, कमजोर है। देखो कपिल सिब्बल बोल रहा है जीवन भर मलाई चाटे हैं कपिल सिब्बल जी, और अभी पार्टी बदल के फिर मलाई चाटने चले गए। क्यों? सेंटर कमजोर है। जब सेंटर कमजोर है तो जो छोटे छोटे छत्रप हैं ये तो विरोध करेंगे, ये तो अपना इंडिपेंडेंस मांगेंगे। यहाँ पे किसी का हिम्मत है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टिकट दे दे बिना सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड से पूछे हुए? नहीं दे सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। थोड़ा बहुत राजनाथ बाबू बोलते हैं, उनको भी दबा देता है ना। तो कहने का मतलब है इतना स्ट्रांग है सेंटर की उनको हिलने नहीं देगा। और यहाँ पर कांग्रेस इतनी कमजोर है कि हर स्टेट में अपना अपना विरोध हो रहा होगा। तो जब औरंगजेब के बाद जितने मुगल शासक आए बड़े कमजोर आए, और अब आप जब कमजोर शासक आएंगे तो जो इनके सब्सिडरी लोग थे ये विरोध करेंगे, और यहाँ से कंसेप्ट ऑफ नवाब निकलेगा। ठीक है, मुगल एम्पायर तो दिल्ली में है,
पर कमज़ोर होने के कारण नवाब का कंसेप्ट निकलेगा और पहली बार मोहम्मद शाह रंगीला के समय अवध के रूप में टूटेगा, बंगाल के रूप में टूटेगा, हैदराबाद के रूप में टूटेगा और अवध के नवाब कौन बनेंगे? सादत खान बनेंगे। बंगाल के नवाब मुर्शीद कली खान बनेंगे और हैदराबाद के नवाब चिलकिच खान उफ निज़ामुल मुल्क बनेंगे। आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आप पाएंगे कि 1948 में कहा जाता है हैदराबाद का निज़ाम मना कर रहा था मिलने के लिए। निज़ामुल मुल्क के नाम पर जितने भी इसके बाद के रूलर आए अपने आप को निज़ाम कहलाना पसंद किए, क्योंकि इनका फाउंडर कौन है? निज़ामुल मुल्क है और निज़ामुल मुल्क के एक तरह से ट्रिब्यूट के रूप में अपने आप को निज़ाम कहलाना पसंद करते थे। और ये कब टूटता है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय टूटता है। अब देखिए, फारूक होशियार भी मेरा पसंदीदा आदमी है। फारूक होशियार जो है ना, इस 1713 में ये मुग़ल साम्राज्य का राजा बनेगा और इसका कोरोनेशन कहाँ होगा? राज तिलक कहाँ होगा? द ओनली मुगल एम्परर हु वाज कोरोनेटेड एट पटना। तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना। और ये भी आदमी रंगीन ही टाइप का आदमी है। तो आप देखेंगे कि 1718 में ये गोल्डन दस्तक इशू कर देगा, गोल्डन फरमान इशू कर देगा। सबको बोलेगा कि बिना पैसा का तुम ट्रेड करो। अरे जब बिना पैसा का ट्रेड करोगे रे भाई तो क्या होगा? तुम्हारा रेवेन्यू नहीं आएगा तो साम्राज्य कैसे चलाओगे, है ना। और इसी समय आप देखेंगे कि जितना जो पावर है वो नवाब ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट होते जाएगा और सारे पोर्ट्स वगैरह नवाब ऑफ बंगाल के हाथ में चले जाएंगे और दिल्ली कमज़ोर हो जाएगा, है ना। इसको तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि ये बताया हुआ है ना। पुराना वीडियो जाकर देखिए, पूरा उसमें हम सब चीज़ बताए हुए हैं। वीर सावरकर क्या बोलते हैं, आरसी दत्त क्या बोलते हैं, कौन क्या बोलता है, टीआर होम्स बोलते हैं। इसे कॉमन सेंस से भी निकल जाएगा यार। हम लोग को बारबेरिक कौन बोलेगा? विदेशी ही ऑथर तो बोलेगा, जो अंग्रेजी ऑथर है वही तो बोलेगा। सावरकर क्यों बोलेंगे? कार्ल मार्क्स क्यों बोलेंगे? एस.एन. हल्दर हम ये हमारा बताया हुआ है, पर ऐसे भी हम रहते तो टीआर होम्स मारते तुक्का। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हमको लगता है कि आप अप्रिशिएट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हम क्या ही कर सकते हैं यार। देखो, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन दैट इज आजमगढ़ उद्घोषणा इज रिलेटेड टू व्हाट? देखिए, आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो है ना, वो आपको एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति में मेरे दोस्त हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर रहा है। ठीक है, वो ब्राउन बेस वाला होता है, ये सब आपको पता होगा, वीडियो में बताया हुआ है। तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर है। नेतृत्व कौन कर रहा है? बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, है ना। तो बहादुर शाह जफर का पोता है, ग्रैंडसन है, उसका नाम है फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह आजमगढ़ में एक दिल्ली गैजेट पत्रिका है। ठीक है, दिल्ली गैजेट पत्रिका में 25 अगस्त ही है ना, डेट थोड़ा देख लीजिएगा, 25 अगस्त ही होना चाहिए। ये तो ठीक है, 25 अगस्त 1857 को दिल्ली गैजेट पत्रिका में जो ग्रेट म्यूटिनी हो रहा है, इसके एम की बारे में बात करते हैं कि हम चाहते क्या हैं। तो ग्रेट म्यूटिनी में बोलते हैं कि हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, ब्रिटिश हुकूमत को बर्बाद करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर रहे, उसकी वकालत करते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। और इसी को आप कहते हैं आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन। और उसमें डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं कि अब पूरे देश की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत से है, ब्रिटानिया हुकूमत से है। इसी को कहते हैं आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन और ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। ड्यूरिंग द इनिशियल डेज व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपको, है ना। इसको फ्रेम किए हैं कि ड्यूरिंग द इनिशियल डेज व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज सेटिंग अप द फैक्ट्री। फैक्ट्री किससे मतलब था? इंडस्ट्रियल सेटअप था, वेयर हाउस था, स्पाइसेस के लिए कोल्ड स्टोरेज था, कॉटन वोटन के लिए था। देखिए कुछ नहीं था, एक वेयर हाउस था, है ना। एक वेयर हाउस के रूप में काम करता है यार। देखो, जो फैक्ट्री में, जो वेयर हाउस में जो लोग काम करते थे, दे वर द लो पेइंग पीपल। उनको बहुत कम पैसा देता था और उनको फैक्टर कहा जाता था। जब उनको आप फैक्टर कहते हैं तो जहाँ पे वो काम करते हैं उसको आप फैक्ट्री कहते हैं। तो इट वाज सिंपली अ वेयर हाउस, ठीक है, स्टोरेज हाउस था। अब देखिए, पहली बार 1608 को जहांगीर के कोर्ट में कौन आता है? हॉकिंस आएगा। हॉकिंस को क्या कहा जाता है? फिरंगी खान कहा गया है ना। हॉकिंस को फिरंगी खान कहा गया। 1608 में हॉकिंस आएगा और आप देखेंगे कि 1612 में सूरत में फैक्ट्री लग जाएगा। उसके बाद आप ये पाते हैं कि 1615 में एक और इंसिडेंट होगा और थॉमस रो आएगा।
ये सब वीडियो में बताया हुआ है, इसको हम शॉर्ट में बस आपको बता रहे हैं। थॉमस रो आएगा, जब थॉमस रो आएगा तो परमिशन इसको क्या मिल जाएगा कि अब आप तुम ईस्ट तट पर भी फैक्ट्री लगाना स्टार्ट करो। ये पूरा फ्लो रहेगा। पहला मदरसा एट कलकत्ता एक फैक्ट नुमा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैरेन हेस्टिंग। और कब होता है? 1781 में वैरेन हेस्टिंग परमिशन देते हैं कि पहला मदरसा का तुम स्थापना कर लो, और वो कलकत्ता में होता है 1781 में। फैक्ट नुमा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, ड्यूरिंग डुअल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? द्वैध शासन। ठीक है, ड्यूरिंग डुअल गवर्नमेंट कौन ले, ये लेंगे। हु वॉज डिप्यूटेड टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द बिहार, है ना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा सीतबराय। देखिए होता क्या है, ड्यूरिंग डुअल गवर्नमेंट किसका आइडिया किसका है? इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ हुम? अच्छा, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्ली का है, पर डुअल गवर्नमेंट किसका है? क्लाइव का है, लॉर्ड क्लाइव का है। द्वैध शासन क्या होता है अब आप देखिए। बैटल ऑफ बक्सर होगा, बैटल ऑफ बक्सर हो रहा है 22 अक्टूबर 1764 को। बैटल ऑफ बक्सर होगा। बैटल ऑफ बक्सर में हो क्या रहा है? द कंबाइंड आर्मी ऑफ अवध, combined army of Bengal and the combined army of the Mughal, which was led by Shah Alam Dwitiye. This whole army was defeated by whom? It was defeated by an English official जो हेक्टर मुनरो उसको लीड कर रहा है। तो हेक्टर मुनरो की नेतृत्व में ये तीनों आर्मी को हरा दिया जाता है। जब तीनों आर्मी को हरा दिया जाता है तो इट वाज कंसीडर्ड एज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ। देखिए, बैटल ऑफ पलासी में तो हारते तो हैं, पर वहां पर धोखा की हार माना जाता है। पर बैटल ऑफ बक्सर जो है वो डिसिसिव विक्ट्री है, एक तरफा जीत है, एक तरफा ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। उसमें आप नहीं बोल सकते कि बेमानी हो गया, बेमानी हो गया, है ना? बैटल ऑफ पलासी में तो हम बोल रहे हैं कि बेमानी हो गया, बेमानी हो गया, हमारा आदमी धोखा दे दिया, उसको तुम मिला लिए। पर यहां पर तो आपका क्लियर कट आपका हार होता है। जब क्लियर कट हार होगा तब क्या होगा? संधि साइन होगा। जब हार के बाद क्या होता है? जो आदमी लड़ाई ले लिया तो फिर क्या होगा? गार्जियन आके समझौता करेगा। तो आप देखते हैं कि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगा। जब ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज अब बन चुका है, तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगा। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो आदमी के साथ साइन होगा। एक तो मुगल किंग के साथ होगा, क्योंकि भाई उसका तो वर्चस्व बहुत बड़ा है। एक बंगाल के नवाब के साथ साइन होगा। जब मुगल के साथ साइन होगा तो मुगल क्या हो जाएंगे? इनकी कद घट जाएगी, अब अंग्रेज के पेंशनर बन जाएंगे। कितनी शर्म की बात है, पेंशनर बन जाएंगे। एक ट्रीटी साइन हो रहा है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बंगाल के नवाब के साथ, और बंगाल का नवाब यहीं पर 26 लाख रुपया दे देगा और बोलेगा कि साहब हमको बंगाल भी दे दो, बिहार भी दे दो, उड़ीसा भी दे दो। और इस तरह से अपना बिहार बंगाल के नवाब के अधीन चला जाता है। पर अभी भी प्रश्न ये उठता है कि व्हाट इज दिस डुअल गवर्नमेंट। देखिए, डुअल गवर्नमेंट जो है ना, पूरा इसको समझने के लिए आप याद रखिए, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और केंद्र में बैठा बॉस कौन है? अमित शाह है। मोदी जी नहीं है, मोदी जी तो सज्जन आदमी है, खिलाड़ी आदमी ये है ना? तो दिल्ली में क्या होता है? अरविंद केजरीवाल को कुछ बोलता पुलिस नहीं है मेरे पास, पुलिस नहीं है मेरे पास। अमित शाह जी के पास जाएगा, बोले सब काम तुम्हारा है, तुम धांधली कर रहे हो। तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस प्रोसेस? ब्लेम गेम चल रहा है ना? क्रेडिट लेगा तो ये भी लेगा, ये भी लेगा, पर ब्लेम करने में बोलेगा पुलिस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इनका अपना अलग स्टैंस है, ये बोलेंगे कि सब चीज़ तुम्हारा है, तुम्ही को दिए हुए ये हम, है ना? तो ब्लेम गेम चलेगा। यही काम किया गया वहाँ पर। उसमें क्या किया गया कि एक होता है दीवानी राइट। दीवानी राइट को आप क्या कहते हैं? राजस्व अधिकार। और एक होता है निजामत राइट, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव राइट बोलते हैं। अब आप रिलेट करिएगा, दीवानी राइट, राजस्व राइट जो है ईस्ट इंडिया कंपनी रख लेगा, रेवेन्यू लेगा ईस्ट इंडिया कंपनी। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? बोलेगा नवाब जी आप एडमिनिस्ट्रेशन करिए। भाई जब जनता पैसा दे रही है तुमको, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो तुम। अब जब जनता बोलेगी कि रोड बनाओ तो बोलेगा हमको तुम पैसा दिए हो, जाओ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, है ना? तो ब्लेम गेम चलते रहेगा। और इस तरह से जो जनता में है, जनता में रोष किसके खिलाफ है? रोष नवाब के खिलाफ है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम चेहरा तो तुम हो, फेस तो आप हैं। अब जैसे आप देखिए, अगर एक डीएम, एक भीड़ है और डीएम ने गोली चलवा दी, सस्पेंड कौन होता है? सस्पेंड तुरंत डीएम होगा। नाम किसका बदनाम होता है? मुख्यमंत्री का नाम बदनाम होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री फेस होते हैं, है ना? उसी तरह से यहाँ पर फेस तो रहेगा नवाब,
पैसा लेगा दीवानी राइट। यही है तो दीवानी राइट और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट का जो विभाजन है इसी को आप कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। हु शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस आपको नहीं करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर गाली सुनिए, कितना मिनट का हो गया, 34 मिनट का ऑलरेडी वीडियो हो चुका है। तो इसमें तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो आप क्या ही करना है इसमें, है ना, सब आपको बनाया हुआ है, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियन डिड नॉट कम टू, कौन नहीं आता है ना। तो इसमें क्या है यार, पहले आता है पोर्टुगीज़। देश में कैसे आ रहा है, हम देश का बता रहे हैं। पहले पोर्टुगीज आएंगे, उसके बाद डच आएंगे, उसके बाद ब्रिटिश आएंगे, उसके बाद इंग्लिश, नहीं ब्रिटिश तो हो गया ना, ब्रिटिश के बाद आएंगे पोर्टुगीज, डच, हाँ पोर्टुगीज, इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच यार, ठीक है। तो पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, इंग्लिश, दानिश, फ्रेंच, है ना, दानिश और फ्रेंच, सबसे लास्ट में आएगा फ्रेंच। तो ये वाला पूरा सिस्टम सॉरी, ये वाला पूरा सिस्टम रहेगा। बिहार में जो भी देश में आता है वही यहाँ पे भी रहेगा, केवल फ्रेंच जो है बिहार में नहीं आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बिहार में पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश, मतलब पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, दानिश, फ्रेंच तो आएंगे, तो फ्रेंच जो है बिहार में नहीं आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज डिज नॉट फाइट इन द 1857 की क्रांति में। यार खान बहादुर खान कहाँ लड़ रहे हैं बताइए। बख्त खान पहले आपको बता चुके हैं, ब्रिजेश कादिर बता चुके हैं, बिहार स्पेशल में बता चुके हैं कि अमर सिंह 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह के भाई हैं और कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो सब कोई तो लड़ ही रहा था, है ना। खान बहादुर खान कहाँ से लड़ रहे हैं, बरेली से लड़ रहे हैं। बहादुर खान को हम ऐसे याद किए हैं, बी फॉर बरेली, ठीक है। तो बरेली से लड़ रहे हैं। अहमदुल्ला कहाँ से लड़ रहे हैं, फैजाबाद से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से सब कोई लड़ रहा है और इस तरह से आपका वीडियो हो गया ख़त्म। इस तरह से और हम लोग क्वेश्चन लेते आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।